हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाले चैप्टर की एनसीईआरटी एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी एनसीईआरटी एक्टिविटीज हैं वो सारी हम कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद दी वेरी फर्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.1। तो यहाँ पर क्या है, देखो, वी हैव टू टेक 100 मिलीलीटर बीकर। ठीक है, तो इस तरीके का एक बीकर जिसकी कैपेसिटी कितनी है 100 मिलीलीटर, हमको ये लेना है। ठीक है, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, आधा बीकर यानी कि 50 ml है ना, तो यहाँ पर 50 ml तक हमें इस बीकर को फिल कर देना है विद वाटर और इस लेवल को हमें मार्क कर लेना है जहां तक हमने पानी को भर रखा है। ठीक है, फिर डिजोल्व सम सॉल्ट स्लैश शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। अब इसमें हमको या तो सॉल्ट ऐड करना है या फिर वी हैव टू ऐड शुगर। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया है हमें, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी लग रही है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। तो यहाँ पर आप खुद बताओ, जब भी आप पानी लेते हो उसमें आप शुगर या फिर सॉल्ट जब भी ऐड करते हो तो क्या पानी बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर भी नहीं बढ़ेगा। द आंसर विल बी नो। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन दी वाटर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नो चेंज। चलिए, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट है इसको आखिरकार हुआ क्या है? तो आपको पता है जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं ना वो डिसॉल्व हो जाते हैं इन वाटर। और डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पानी है, पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना, तो वो जो हमारे पानी के पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। ठीक है, जैसे ये मान लो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, बहुत सारी स्पेस है, ये भी स्पेस बची है, ये भी, है ना। तो जो पार्टिकल्स है ऑफ वाटर दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम एंड ये जो हमारे सॉल्ट या फिर शुगर के क्रिस्टल्स हैं दे गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, विच मीन्स कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे गेट एडजस्टेड इन द स्पेसेस विच आर देयर बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। समझ में आया? ये चीज हुई है यहाँ पर। इसको हमने डिटेल में जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर भी पढ़ा था और यहाँ पर भी यही एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है, चलो उसके बाद where does it disappear? So it disappeared because firstly it dissolved। ठीक है, it got dissolved in water। secondly जो particles हैं किसके, शुगर के या फिर salt के, they got adjusted in the space which is there between the particles of water। ठीक है, does the level of water change? तो हमने पहले ही कह दिया था नहीं, जो पानी का लेवल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी स्पेस थी, उस स्पेस में ही ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये एडजस्ट हुए हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, हमने पानी लिया है, फिर हमने सॉल्ट या फिर शुगर इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम स्टिर करेंगे, हम देखेंगे जो वाटर लेवल है वो चेंज नहीं होगा। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो पहली एक्टिविटी तो देखो हमारी बहुत ही सिंपल थी। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 1.2 में, हमारी सेकंड एक्टिविटी है ये। ठीक है, ये भी कुछ बहुत ही सिंपल सी है और ये सब हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ रखा है, बट स्टिल कुछ बच्चों को होता है कि कुछ एक्टिविटीज में भी छूट गई हूँ तो उनको हम प्रैक्टिस कर लें, इसीलिए सेपरेट हमने एक्टिविटीज की भी वीडियोस बना रखी है। ठीक है, चलो, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट। ये पोटेशियम पर मैंगनेट क्या होता है, तो KMnO4 इसका फॉर्मूला है। इसका कलर जो है वो हल्का सा पिंक होता है या फिर पर्पल भी होता है। ठीक है, तो आप पिंकिश पर्पल या सिंपली पिंक कह सकते हो। हमें ये लेना है, कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं हमें, सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स। ठीक है, उसके बाद हमें इसको डिसॉल्व कर देना है। अगेन वही, हमने एक बीकर लिया 100 ml का और इसमें हमने पानी भर दिया, तो 100 ml तक हमें इसमें पानी भरना है और उसमें हमें ये KMnO4 के क्रिस्टल्स को क्या कर देना है, यहाँ पर डिसॉल्व कर देना है। ठीक है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर। तो देखो करना क्या है, सबसे पहली चीज मैंने अभी आपको बताया इसका कलर क्या है, पिंक है। ठीक है, तो ये पिंक क्रिस्टल्स को जब आप इसमें डिसॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है इसका कलर भी पिंक हो जाएगा, जैसे होली के कलर्स होते हैं, है ना, डिसॉल्व कर देते हैं तो जो पानी है उसका कलर वही हो जाता है ना, तो यहाँ पर भी इसका कलर हो जाएगा पिंक। ठीक है, अब इसमें से मुझे 10 मिलीलीटर पानी निकालना है और एक दूसरा बीकर लेना है,
जिसमें 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर है, मतलब इसमें अभी तक मैंने कुछ ऐड नहीं करा है। यहाँ पर से जब मैं 10 मिलीलीटर लूँगी तो मैं इसमें डाल दूँगी। सो टोटल 90 मिलीलीटर प्लस 10 मिलीलीटर, टोटल हमारे पास 100 मिलीलीटर ही पानी हो जाएगा। तो हमें ये देखना है क्या यहाँ पर से जो पिंक कलर था वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ या नहीं, जो कि ऑब्वियसली होगा। होली का कलर ले लो, ठीक है, अगर आप डिसॉल्व कराओगे, उसमें से थोड़ा सा पानी निकालोगे, दूसरे बीकर में डाल दोगे तो वहाँ भी कलर आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कलर थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। पहले अगर डार्क पिंक होगा तो फिर लाइट पिंक हो जाएगा, फिर और लाइट होगा, जो कलर की इंटेंसिटी है वो घटती जाएगी, बट कलर ज़रूर रहेगा। अब यहाँ पर मेन ये चीज़ है कि हमने तो सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स लिए थे, है ना। ये पूरा पानी पिंक कलर का क्यों हो गया? क्योंकि अगेन वही चीज़ कि वो जो क्रिस्टल्स हैं इसके, ये इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पर एडजस्ट हो गए, जिसकी वजह से वो जो पूरा पानी है वो पिंक कलर का हो गया, ठीक है। यही चीज़ आपको करती रहनी है, ठीक है, बार बार आपको यही चीज़ फिर से करनी है। फिर से आपको 10 मिलीलीटर लेना है इस सोल्यूशन का, फिर से आपको 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर में डाल देना है। यू हैव टू कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। यही सेम चीज़ आपको 5 से 8 बार करनी है, ठीक है। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? यस होगा आपका आंसर, क्योंकि हम डाइल्यूट करते जाएंगे, जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो घटेगी, बट कलर वहां पर जरूर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो यही चीज़ करी हमने, पहले 100 मिलीलीटर पानी लिया, इसमें KMnO4 के 2-3 क्रिस्टल्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। यहाँ पर डार्क पिंक कलर था, फिर इसमें से 10 मिलीलीटर लिया, 90 मिलीलीटर इस पानी में डाला, टोटल 100 मिलीलीटर हमारे पास हो गया। जो कलर है वो घटता गया, बट कलर वहाँ पर रहा, ठीक है। Estimating how small are the particles of matter with every dilution, though the color becomes light, it is still visible, which means यहाँ पर से हम ये conclude कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है, अगर हम एक सिंगल पार्टिकल या एक सिंगल ड्रॉप की बात कर रहे हैं या फिर एक सिंगल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, उसमें ही मिलियंस ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। जब मिलियंस ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें, तभी जाके तो अगर हमारे पास थोड़ा सा अमाउंट भी है KMnO4 का, तो वो पूरे वाटर को कलर कर देगा, है ना, क्योंकि एक सिंगल ड्रॉप में, एक सिंगल पार्टिकल में, एक सिंगल क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें इस एक्टिविटी से समझनी थी, जो कि हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3 पर आ जाते हैं। Put an unlit incense stick, ठीक है, अगरबत्ती जो होती है घर में हम जिसका यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती है ये, ठीक है। इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल? अगर मैंने एक अनलिट अगरबत्ती ले रखी है, मतलब उसको अभी आपने जलाया नहीं है, तो क्या उसकी खुशबू पूरे क्लासरूम में चली जाएगी? नहीं जाएगी, आपको पता है, क्योंकि अभी तक हमने उसको जलाया नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज जाना पड़ेगा, है ना। जैसे ये मान लो वो अगरबत्ती है, तो इतने पास जब मैं जाऊंगी तब मुझे उसकी खुशबू आएगी। बट इसके बाद देखो क्या करते हैं, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, what happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observations. Obviously, अगर हमने अब उस अगरबत्ती को जला दिया तो क्लासरूम में अगर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा दूर भी बैठी हूँ, तभी भी मुझे उसकी खुशबू आ जाएगी, है ना। खुशबू के लिए तो हम ये जो अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक्स हैं, इनको जलाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले जब उसको नहीं जलाया था तो नहीं आ रही थी खुशबू, जला दिया तो खुशबू आने लग गई, तो ऐसा क्या हो रहा है? तो जब हम उसको जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, है ना, वो वेपर स्टेट में चेंज हो गए। जलाया तब वेपर स्टेट में चेंज हो गए ना, तो गैशियस फॉर्म में वो चेंज हो चुके हैं। और आपको पता है जो गैस है उसमें जो स्पीड होती है किसी भी चीज़ की, है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। स्पीड मैक्सिमम गैशियस स्टेट में ही तो होती है ना, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली हैं, मतलब वो फ्री हैं, दे आर फ्री टू मूव, ठीक है, दे कैन मूव फ्रीली, ठीक है। तो यही रीज़न है। एंड इवन अगर हम बात करें कि जब वो जल रहा है, वो गैशियस स्टेट में आ रहा है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक इंक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो जब हमने उसको जलाया
तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। गैसियस स्टेट में वी नो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इज मच हायर एंड ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इट इंक्रीजेस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ऑब्वियसली वो एक फास्टर रेट के साथ मूव कर सकते हैं, जबकि पहले जब वो अनलिट थी तो उस केस में वो सॉलिड स्टेट में थी। सॉलिड स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो उतनी होती ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस या फिर 2 बीकर्स लेने हैं जिसमें हमने पानी भर रखा है, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। तो यहाँ पर 2 बीकर ले रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कितना उन्होंने बताया नहीं तो मान लो इतना ही भर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इंक डालनी है, ठीक है। यहाँ पर से स्लाइट ड्रॉप्स में इंक की डालूंगी और यहाँ पर मैं हनी डालूंगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द ग्लास, ठीक है। देखो यहाँ पर साइड से आपको हल्की सी ड्रॉप डालनी है, वो थोड़ा टाइम लगाएगी नीचे आने में, ठीक है। पानी तो क्योंकि यहाँ पर है, ठीक है। सिमिलरली हनी भी मुझे यहाँ पर छोड़ना है। अब हमें ये देखना है कितने टाइम में ये पहली बात नीचे आएगी और किस तरीके से डिसॉल्व होंगे, ये हमको इधर पर देखना है, ठीक है। अगेन वही चीज करनी है, हमें कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना है और उसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। Record your observations. What do you observe immediately after adding the ink drop? देखो आपको पता है जो इंक है उसमें जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो ज्यादा होती है। ये जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है कि किस रेट से बेसिकली जो हमारे पास लिक्विड है वो मूव कर रहा है, कितना उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, कितना नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक के केस में आपको पता है स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इजीली जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी नीचे आ जाएंगे और जो भी इंक का कलर है, रेड है या ब्लू है, जो भी है, वो पानी उसी कलर का हो जाएगा, सेम जो अभी डिस्कस करा था वही चीज होगी। बट इफ वी टॉक अबाउट हनी, हनी आपने देखा है कितना ज्यादा थिक लिक्विड होता है ना। तो क्या उसकी जो फ्लूइडिटी है वो उतनी ज्यादा होगी? नहीं होगी, विच मीन्स इसकी फ्लूइडिटी उतनी ज्यादा नहीं है, वो इजिली फ्लो नहीं कर सकता है, तो वो काफी ज्यादा टाइम लगाएगा यहाँ पर पहुंचने में। पानी का लेवल तो यहीं पर तक है ना, तो वो काफी ज्यादा टाइम लगाएगा। इवन अगर वो रीच आउट हो जाएगा तो आपको पता है वो उतनी ज्यादा जल्दी घुलता नहीं है ना, जबकि इंक जो है वो बहुत ही जल्दी घुल जाती है। तो यही चीज यहाँ पर भी होगी। फिर जैसे ही हमने हनी को ड्रॉप करा, हनी की ड्रॉप को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको पता है कि इट विल मूव वेरी वेरी स्लोली, क्योंकि उसमें जो स्पीड है वो काफी ज्यादा कम होती है। फ्लूइडिटी उसमें कम है और इसमें फ्लूइडिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, कितना इजिली वो फ्लो कर पा रहा है। How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? घंटे भी नहीं, कुछ मिनट्स लगते हैं एक्चुअल में। आपको पता है जैसे आप एक इंक ड्रॉप डालते हो तो कुछ मिनट में ही, लाइक मैक्सिमम अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी ले रखा है तो उसमें कुछ आवर्स लग सकते हैं, बट हाँ अगर आपने इतना कम पानी लिया है तो उसमें तो क्या ही टाइम लगेगा। बहुत ही क्विकली जो इंक के ड्रॉप हैं, ठीक है, वो डिजॉल्व होंगे एंड बहुत ही ईजिली आप देखोगे विद इन एन आवर, बहुत ही जल्दी क्या होगा कि ये जो कलर है वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा टू दी वाटर, ठीक है। और आपको पता है जब आप उसको स्टिर करोगे तब तो और भी ज्यादा जल्दी होगा, बिकॉज ये स्टिरिंग आप काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा रहे हो तो डिसोल्यूशन भी वहां पर इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी पर आ जाते हैं, एक्टिविटी 1.5। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है या फिर आपको KMnO4 लेना है। अब जो कॉपर सल्फेट होता है दैट इज ऑफ ब्लू कलर, और ये तो अभी हमने देखा ही है, ये पिंक कलर का होता है, ठीक है। इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर अगेन हमें 2 बीकर्स लेने हैं या ग्लास लेने हैं। एक में है हॉट वाटर, दूसरे में है कोल्ड वाटर, ठीक है। हॉट वाटर में अगेन आपको पता है स्पीड ज़्यादा होती है ना, और यहाँ पर जो स्पीड है वो कम होती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर है। जहाँ पर भी टेम्परेचर होता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही बढ़ती है, ठीक है। इवन अभी जो हमने इंसेंस स्टिक वाला डिस्कस करा था वहां पर भी आपने उसको हीट अप करा, आपने हीट दी, टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर के साथ हमेशा ही जो काइनेटिक एनर्जी है, जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। चलो फिर क्या था, डू नॉट स्टिर दी सोल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट दी बॉटम, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले आपने इसमें डाल दिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट डाल दिया और फिर इसमें डाल दिया, फिर आपको वेट करना है। यू हैव टू वेट कि कितने जल्दी वो सेटल होते हैं पार्टिकल्स जो हैं एट दी बॉटम, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव दी सॉलिड
क्रिस्टल इन दी ग्लास, आपको पता है अगर आप यहाँ पर सॉलिड क्रिस्टल डाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हॉट वाटर है, हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ये भी हमने पढ़ रखा है। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर्ली हमने इन डिटेल पढ़ रखा है। तो बिकॉज यहाँ पर हॉट वाटर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पर उतना ही ईजिली वो डिसॉल्व होगा। जबकि ये तो ठंडा पानी है ना, इसमें क्रिस्टल डालोगे तो यहाँ पर तो बहुत ही घंटे लग जाएंगे इसको डिसॉल्व होने में। डिसॉल्व तो होगा क्योंकि कॉपर सल्फेट या KMnO4 का जो सोल्यूशन होता है वो डिसॉल्व होता है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट यहाँ पर बहुत क्विकली हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर ऑलरेडी हमने दे रखा है। सेम चीज आपको पता है जब चीनी घोलनी है ना, तो अगर आपने सिर्फ चीनी डाल दी तो बहुत ज्यादा टाइम वो लगाएगा घुलने में, जबकि जब आप चाय बनाते हो, कॉफी बनाते हो तो आप देखते हो चीनी तो बहुत ज्यादा जल्दी घुल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने टेम्परेचर दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ गई, या फिर हम कहें कि जो सॉल्युबिलिटी है वो वहां पर इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, चलो उसके बाद व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस। एज टाइम पासेस आपको पता है कि इसमें बहुत ही जल्दी पूरा जो कलर है वो ब्लू आ जाएगा क्योंकि इसमें बहुत जल्दी वो डिसॉल्व हो गया, जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पर आपको पता है अगर हम सॉलिड की बात करें है ना, तो सॉलिड के पार्टिकल्स को ब्रेक होने में ज्यादा टाइम लगता है, उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। जबकि इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड तो हमारे पास इंक की अगर हम बात करें है ना, तो इंक बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती क्योंकि वो लिक्विड थी, और लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना बहुत आसान होता है ना, क्योंकि आपको पता है लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ऑलरेडी कम है, जबकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो उसको आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, चलो Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? Yes, definitely it changes क्योंकि हमने अभी देखा कि if we talk about the hot water, so here the temperature is more. Because the temperature is more, so the solubility is also more. On the other hand, if we talk about cold water, वहाँ पर temperature कम है, solubility भी कम है. But यहाँ पर अगर आपसे reason पूछा जाए तो यहाँ पर आप solubility के बदले जो speed है या kinetic energy है वो बता सकते हो कि with increasing temperature, the kinetic energy of the particles also increases. ठीक है, और the velocity of the particles also increases. ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। Next पर आ जाओ। Play this game in the field, make 4 groups and form human chains as suggested. वैसे आई डोंट नो आप लोगों ने खेला है या नहीं, बट व्हेन आई वाज इन क्लास 6, 7, 8 तो हम लोग चेन खेला करते थे, तो वहाँ पर ऐसे ही हम चेन बनाते थे, हाथ पकड़ते थे एंड देन हम दूसरे लोगों को जाके टच करते थे, जिसको टच कर दिया वो भी हमारी चेन में देन आ गए। ठीक है, तो ये हमारा खेल था एक, बट यहाँ पर कुछ और करना होगा, देख लेते हैं क्या करना है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईडू मिशमी डांसर्स। ठीक है, ये हैं वो डांसर्स, तो इस तरीके से ऐसे पीछे से आपको पकड़ लेना है अपने दोस्तों को। ठीक है, The second group should hold hands to form a human chain. तो वही जो मैंने बताया चेन वाला, तो ऐसे हाथ पकड़ लेने हैं बस। ठीक है, The third group should form a chain by touching each other with only their fingertips. ऐसे बस ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ये उसकी फिंगर, ये आपकी फिंगर, ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है, उसके बाद now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. Which group was the easiest to break? Why? आई थिंक अगर मैं ये क्वेश्चन किसी 5th क्लास के स्टूडेंट से भी पूछती ना तो वो भी बता देता है ना। अगर आपने सिर्फ फिंगर टिप से ऐसे ऐसे टच कर रखा है तो कोई भी फोर्स लगाएगा वो टूट जाएगा, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमने बहुत ही प्रॉपरली ऐसे पकड़ रखा है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना। जबकि सेकेंड ग्रुप में जिसमें सिर्फ हाथ पकड़े हैं, हाथ भी जल्दी छूट जाएंगे है ना, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही लीस्ट है। कोई भी आएगा ऐसे, कोई दूसरी उंगली भी लेके आएगा वो ऐसे तोड़ देगा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मेन ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी तोड़ने के लिए है ना। इसीलिए तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड में ज्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही ना, इससे तो एटलीस्ट ज्यादा ही है, तो यहाँ पर थोड़ा कम फोर्स लगेगा, इससे कम फोर्स लगेगा, बट ये भी टूट जाएगा। और यहाँ पर तो बहुत ही लिटिल फोर्स लगाने से ही वो टूट जाएगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लीस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई का रीजन क्या होगा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए टेक एन आयरन नेल,
a piece of chalk and a rubber band, try breaking them by hammering, cutting or stretching. ठीक है, in which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? Iron nail या chalk या फिर rubber band? Obviously iron nail है ना, ये आपकी आयरन नेल है। आयरन क्या है, एक मेटल है। वैसे भी आपको पता है मेटल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ये बहुत हार्ड होते हैं। फिर मैं चौक की बात करूँ, चौक तो आपको पता है टीचर ऐसे सर पे भी मारती होगी, है ना, जैसे ही मारती हैं तो यहाँ पर कलर आ जाता है, ठीक है, तो विच मीन्स ये इजिली टूट सकता है। रबर बैंड को आप स्ट्रेच करोगे या काटोगे तो कट जाएगा, जबकि आयरन नेल में वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कील में हम इसीलिए तो हम दीवारों पे ठोकते हैं, सो दैट इजिली चीजें उसमें हम टांग सके, क्योंकि वो काफी चीजें होल्ड कर सकता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो इजिली टूटेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे फिंगर से ट्राई करना है कि वो जो आपके पास सरफेस है पानी का उसको आप तोड़ सको। ठीक है, आप इजीली अपनी फिंगर जो है पानी में मूव करा सकते हो, आपको पता है। वर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर? ठीक है, एक्चुअल में अगर हम नाइफ के जैसे बात करें कि नाइफ से ऐसे कट करते हैं, वैसे ऑब्वियसली नहीं कट कर पाएंगे, बट यू नो दैट यू कैन इजिली मूव योर फिंगर। ठीक है, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं होगा येस, वी वर इजिली एबल टू मूव आवर फिंगर थ्रू द वाटर। ठीक है, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? अब ये देखो, अगर एक्चुअल में कट की बात करें तो कट का आंसर तो नो है कि हम सरफेस ऑफ वाटर को कट नहीं कर पाए। जैसे ही हम अपनी फिंगर ऐसे डिप कर रहे थे तो फिर हम हटा रहे थे, वो वापस आ जा रहा था, है ना, यू नो। तो ये क्या रीजन है कि जो हमारे पास सरफेस ऑफ वाटर है वो साथ ही रहा। आपने बस डिप करी तो उस टाइम पे ऑब्वियसली वो थोड़ा अलग अलग हो गया, बट स्टिल जो सरफेस ऑफ वाटर है वो एज इट इज रहता है। अगर आप ज्यादा डिप करोगे तो आप देखोगे सरफेस ऑफ वाटर तो वैसा का वैसा ही है। येस, यू आर एबल टू मूव योर फिंगर बट यू आर नॉट एबल टू कट द सरफेस। ठीक है, व्हाई इज द रीजन? तो रीजन ये है हमारे पास कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पानी में वो काफी ज्यादा होता है, तो हम इजिली ऐसे कट थोड़ी ना कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा रीजन हो गया। सेम जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी थी अभी प्रीवियस एक्टिविटीज में, वही चीज यहाँ पर भी आएगी कि हम कट नहीं कर सकते हैं बट वी कैन इजिली मूव आवर फिंगर थ्रू इट। ठीक है, कट नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them। ठीक है, around them मतलब जैसे मैंने पेन रखी है तो फिर पेंसिल इसके अराउंड में ऐसे घुमाऊंगी और पेंसिल से ही इस तरीके से मार्क बना दूंगी। मतलब ये आपने चीज रखी, उसके बाद आप इस तरीके से मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कर रहे हो। ठीक है, समझ गए हो गया आई होप। तो ठीक है, तो ये चीज हमें इधर पर देखनी थी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करना है। Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? Yes, definitely. आपको पता है अगर हम एक पेन की बात करें, बुक की बात करें, नीडल की बात करें या फिर पीस ऑफ वुडन स्टिक की बात करें तो ये सब के सब क्या है, सॉलिड्स है। अगर ये सॉलिड्स हैं तो आपको पता है डेफिनेट शेप होता है सॉलिड्स का और डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है और इनकी डेफिनेट बाउंड्री भी होती है। कोई भी सॉलिड आइटम आप उठा लो, है ना। तो ये जितने आइटम्स मेरे पास अभी इधर पर पड़े हुए हैं, दिस इज द क्लचर, यहाँ पास बॉटल है, इन सबकी डेफिनेट बाउंड्री भी है ना। इनका एक तो डेफिनेट शेप है ही, फिक्स्ड वॉल्यूम भी है और डेफिनेट बाउंड्री भी है ना। यहाँ पर क्लियरली मैं देख सकती हूँ एक बाउंड्री जो कि इसको सेपरेट कर रही है फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट, तो ये बाउंड्री है यानी कि ये सरफेस है। ठीक है, तो यस है, आंसर कर दिया। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? अगर हम हैमर करेंगे, है ना, हैमर हम इस पे मारेंगे, हथौड़ा लेके आएंगे और मारने की कोशिश में करूंगी तो कहीं ना कहीं जो बाउंड्री है वो टूट सकती है ना। और ये पूरा भी ऐसे टूट सकता है अगर ज्यादा फोर्स में लगा दूंगी, मैं ही लगा दूंगी, हैमर भी नहीं, तो ये टूट जाएगा, है ना। पेन है अगर मेरे पास कोई, तो यही चीज है। ठीक है, अगर जैसे पेन पे हम हैमर मारे तो कहीं ना कहीं पेन टूट सकती है, बिल्कुल टूट सकती है। क्या बुक टूटेगी? टूटेगी तो नहीं, हाँ, बट उसके जो पन्ने हैं वो खराब हो जाएंगे, आपको पता है, बिकॉज बुक हथौड़े से तो टूटेगी नहीं, हाँ अगर आप ऐसे फाड़ोगे तो फट जाएगी, है ना। देन नीडल को अगर आप हैमर मारोगे तो कहीं ना कहीं नीडल तो नहीं टूटेगी। ठीक है, और वुडन ब्लॉक तो डेफिनेटली टूट जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप उसको पुल करोगे, हाँ बुक को अगर मैं पुल करूंगी तो फट जाएगी, पेन को पुल करूंगी तो कोई फायदा नहीं है ना, अनटिल अनलेस कि उस इंसान में उतना ज्यादा फोर्स है तो मे बी वो पुल करके तोड़ सके। नीडल को भी पुल करेगा कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही छोटू सा है। ठीक है, और वुडन ब्लॉक को पुल करेंगे तो इतना ज्यादा फोर्स तो हमें है नहीं कि हम वुडन ब्लॉक को या स्टिक को तोड़ सके। ठीक है, फिर ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करने पे देखो जो पेंसिल होती है उसकी जो टिप होती है वो तो टूट जाती है, आपको पता है।
और अगर हम पेन की बात करेंगे तो पेन पे जैसे ऐसे ड्रॉप करने में कुछ ज़्यादा असर तो होता नहीं है, हाँ पेंसिल में हो जाएगा, बुक में नहीं होगा, नीडल में भी नहीं होगा। वुडन ब्लॉक या स्टिक डिपेंड करती है कि कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, जनरली ड्रॉप करने पे नहीं टूटती है, ठीक है। आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? नॉट एट ऑल, क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है वो आपको पता है गैसेस या फिर लिक्विड्स में ही पॉसिबल होता है, डिफ्यूजन कभी भी सॉलिड्स में पॉसिबल होता ही नहीं है। एक दूसरे में थोड़ी ना घुस जाएंगे, लिख सकते हो सिर्फ आप पेन से नोटबुक में, क्या वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा नो। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? नो, क्योंकि आपको पता है जो कंप्रेसिबिलिटी भी होती है वो किस में होती है, लिक्विड में या फिर गैसेस में, सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, containers of different shapes. Put a 50 milliliter mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are spilled on the floor? अगर आप इनको गिरा दोगे तो वो गिर जाएंगे, है ना, they will flow. यहाँ पे लिख देते हैं all these will flow. क्यों फ्लो कर रहे हैं? बिकॉज आपको पता है लिक्विड्स हैं और लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच दीज लिक्विड्स और दीज गैसेज आर एबल टू फ्लो, ठीक है। Measure 50 milliliter of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Yes, obviously. वॉल्यूम तो सेम रहेगी, आपको पता है ना, जो लिक्विड्स होते हैं वॉल्यूम उनकी सेम रहती है, हाँ, बट उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। आपने जब एक कंटेनर में रखा था तो उसने उसी का शेप ले लिया, जब आपने गिरा दिया तो वो गिर गया, बिल्कुल फ्लो कर गया, ठीक है। जब आप किसी दूसरे कंटेनर में डालोगे उसका जो भी शेप है वो लिक्विड वही वाला शेप ले लेगा, है ना। तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम बट द शेप इज नॉट सेम, ठीक है, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, ठीक है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? तो आंसर वुड बी नो। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? Yes, because we know कि they all have fluidity. They all are liquids and they flow easily. ठीक है, तो fluidity की वजह से easily वो flow हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं 1.11. Take 300 milliliter syringes. तो syringes आपको पता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, अभी रिसेंटली ही मुझे लगा हुआ है इंजेक्शन, ठीक है। तो ये इंजेक्शन है, सिरिंजेस हैं और उसको हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक्स एज शोन इन फिगर 1.4। इस तरीके से ये है फिगर, तो ऊपर हमने पिस्टन यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, और इनके जो नोजल्स हैं उनको बंद कर रखा है, ठीक है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू रिमूव दिस पिस्टन, ठीक है। नीचे रबर कॉर्क लगा रखा है, ठीक है, तो ये रबर कॉर्क हमने नीचे लगा रखा है, दिस इज द नोजल ऑफ इट, और पिस्टन हमने ऊपर लगा रखा है। अब इस पिस्टन को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड, ठीक है। तो 3 हमारे पास सिरिंजेस होनी चाहिए। एक सिरिंज में हमने क्या कर रखा है, पिस्टन को हटा दिया है, ठीक है, तीनों में हटाया है। इस वाले में हम जब वापस डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट बाकी दोनों में, एक में हमारे पास चॉक होगी और दूसरे में कोई लिक्विड होगा, क्या होगा, यहाँ पर पानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हवा होगी, एयर ऑब्वियसली विच इज अ गैस, दूसरे में चॉक जो कि है सॉलिड, और तीसरे वाले में हमने क्या डाल रखा है, पानी जो कि लिक्विड है। तो 3 ऐसे सिरिंजेस हमने लेनी है और नीचे जो उसका नोजल है रबर कॉर्क से हमने उसको बंद कर रखा है, ठीक है, सो दैट पानी या चॉक के टुकड़े यहाँ पर से ना निकले, ना ही हवा निकले, ठीक है, इसलिए इसको बंद कर रखा है। अब क्या करना है, इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस, वापस से जो पिस्टन है इसको हमें लगा देना है। यू में अप्लाई सम वेस्ट लाइन ऑन द पिस्टन्स, सॉरी वेस्ट लाइन नहीं, दैट इज वैसलीन, ठीक है। अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर द स्मूथ मूवमेंट। आपको पता है अगर हम वैसलीन लगाते हैं या कोई कोकोनट ऑयल वगैरह लगाते हैं तो हमारे पास जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, बहुत ईजिली फिर वो मूव करने लगता है। आप ऑयल भी लगा सकते हो तो जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी करना है। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. उसके बाद what do you observe? In which case was the piston easily pushed in? देखो आपको पता है अभी हमने कहा एक में गैस है, गैस यानी कि इधर पर हमने एयर ले रखी है, दूसरे में चॉक है विच इज अ सॉलिड, और तीसरे में वाटर है। एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पर तक अगर मैं चॉक फिल कर रखी हूँ, ठीक है, मैंने चॉक फिल कर रखी है यहाँ पर तक, तो क्या पिस्टन और नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। अगर वो क्रश हो सकता है तो क्रश हो जाएगा, बट ये पिस्टन उतना ज़्यादा मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक सॉलिड है। फिर जो वाटर है वो भी
कंप्रेस तो नहीं ही होता है ना, तो इसमें भी जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम होगा। वाई? बिकॉज दिस इज अ लिक्विड। तो यहाँ पर हम बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं? कंप्रेसिबिलिटी, कि क्या ये इजिली कंप्रेस हो जाएगा या नहीं। हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस ही तो कर रहे हैं ना। एयर, आपको पता है एयर इजिली कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी काफी ज्यादा स्पेस होती है, तो जब आप कंप्रेस करते हो तो पार्टिकल्स और ज्यादा नजदीक आते हैं। दिस इज व्हाट कंप्रेशन इज, है ना। तो ये एयर है विच इज गैस ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर ये इजिली कंप्रेस हो जाएगी, जबकि ये दोनों कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। यही हमको देखना था। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, विच मीन्स आपका क्या कंक्लूजन है? तो हमारा ये कंक्लूजन है कि जो गैस है उसमें जो कंप्रेशन है वो सबसे इजीली हो जाता है, विच मीन्स इसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जबकि सॉलिड की सबसे कम है और लिक्विड की इन मिड है, इन बिटवीन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज एक्टिविटी 1.12। तो देखो, वी हैव टू टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। तो यहाँ पर हमें आइस लेनी है, ठीक है, और उसके बाद हमें थर्मोमीटर यहाँ पर लटका देना है। दिस इज द फिगर, ये हमें कुछ करना है यहाँ पर डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में बन रखा है। दिस इज व्हाट यू कैन सी, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड बी इज कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। ठीक है, ठीक है, चलो। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है जी, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपने यहाँ पर आइस ले रखी है, आप यहाँ पर से हीट कर रहे हो उसको, हीटर यहाँ पर लगा रखा है, फिर बर्नर लगा रखा है, तो यहाँ पर से हीट प्रोवाइड हो रही है। तो आपको पता है आइस जो है वो किस में चेंज होती है? लिक्विड में चेंज होती है। किस टेम्परेचर पर होती है? तो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो आइस जब मेल्ट होती है किस में? इट गेट्स चेंज टू वाटर, तभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए ये मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। और अगर आपको वाटर को वापस से आइस में भी चेंज करना है ना, तभी भी जो टेम्परेचर है विच इज द फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली, दैट इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हमने यहाँ पर एक थर्मामीटर लटका रखा है ताकि हम टेम्परेचर देख सके, कितना टेम्परेचर है। तो यहाँ पर कितना होगा आपको पता है? 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, तो आपको हीट करना है, आपको टेम्परेचर नोट करना है। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू द वाटर। स्टिल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जो आइस है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। हाँ, जब पूरा का पूरा जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, उस केस में ही सिर्फ तब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो जब भी आपको पता है सॉलिड टू लिक्विड स्टेट चेंज होता है, द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। एंड ये हर टाइप के कन्वर्जन के लिए है, चाहे लिक्विड सॉलिड में हो रहा हो, सॉलिड लिक्विड में हो रहा हो, लिक्विड गैस में हो रहा हो, या गैस लिक्विड में हो रहा हो, द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर डज नॉट चेंज। ठीक है, चलो। और आपको पता है यहाँ पर बेसिकली जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर वो गायब कहाँ हो रही है? तो वो हीट जो है स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यूज हो रही है, एंड उसी को आपको पता है हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट ये हमने पढ़ रखा है। उसके बाद now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling। अब यहाँ पर इस स्टेट में क्या होगा? देखो, जितनी आइस है वो वाटर में चेंज हो गई। अब आप वाटर को हीट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर when you are heating water so the temperature will rise। टेम्परेचर 0 से होगा 25 से होगा 50 से होगा 75, ऑब्वियसली बीच में भी टेम्परेचर्स आएंगे। उसके बाद होगा 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस वाली कंडीशन आएगी, आपको पता है यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट होगी। बॉइलिंग स्टार्ट हुई यानी कि अब ये जो मेरे पास पानी था ये किस में चेंज हुआ? वेपर में, वाटर वेपर में, है ना। यानी कि अब ये गैसियस स्टेट में चेंज होने लगा है। अब जब ये जो पानी है यानी कि जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है, तो विच मीन्स यहाँ पर भी स्टेट चेंज है। स्टेट चेंज कितने डिग्री सेल्सियस पर हो रही है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन, जब मैंने कहा था इधर पर टेम्परेचर सेम रहेगा, तो इधर पर भी वो टेम्परेचर सेम रहेगा। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन आ जाएगी ना, तो जब तक सारा का सारा पानी जो है वो बॉयल नहीं हो जाता, टेम्परेचर विल नॉट राइज। ठीक है, तो यही चीज हमको यहाँ पर पढ़नी थी। ठीक है, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा।
रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आप बॉईल कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर आइस वाटर में मेल्ट हो रहा था, तो इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे सिंपली। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास पूरा, जो कि हमने बहुत आसानी से कर लिया है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.13 पर आ जाते हैं। इसके बाद सिर्फ एक और एक्टिविटी बची है, टोटल यहाँ पर 14 एक्टिविटीज थी, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.13 देख लेते हैं। टेक सम कैम्फर, जो कि कपूर होता है, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। तो यहाँ पर हमने कैम्फर ले रखा है, ठीक है। आपको पता है जो कैम्फर होता है वो सॉलिड होता है और ये डायरेक्टली वेपराइज होता है। आपको पता है कैम्फर यानी कि जो कपूर है, जब हम उसको घर पे रखते हैं तो वो चेंज होता जाता है ना, वो गायब हो जाता है सडनली। तो गायब कैसे हो गया? क्योंकि वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करना है, हमें कैम्फर के क्रिस्टल्स लेने हैं, चाइना डिश में क्रश इट एंड उसके बाद चाइना डिश पे रख दिया। एक इन्वर्टेड फनल इस तरीके से आपको यहाँ पर रखना है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। यहाँ पर कॉटन प्लग लगाना है सो दैट वो जो हमारे पास वेपर में जब ये चेंज होगा ना, तो ऊपर से उड़ के ना गायब हो जाए, इसीलिए यहाँ पर बेसिकली कॉर्क टाइप का हमने लगा दिया है, ठीक है। तो हो गया। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दी अबव एक्टिविटी। यहाँ पर से हम क्या इन्फर करेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो सॉलिड स्टेट है वो भी डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकती है। जैसे ड्राई आइस सब्लिमेशन की हम बात करते हैं, है ना, सेम यहाँ पर जो कैम्फर है वो भी डायरेक्टली, आपको पता है, कैम्फर के वेपर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिड से वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाएंगे कि कैम्फर के वेपर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना था, इसीलिए हमने एक इन्वर्टेड फनल यहाँ पर रखा है, अदरवाइज वो तो डायरेक्टली उड़ के चले जाते, हमें ऑब्जर्व ही नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमको ये करना था। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, जब जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो एक्टिविटी 1.14 विच इज द लास्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। We have to take 5 milliliter of water in a test tube and keep it near a window or under a fan, ठीक है। Take 5 milliliter of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan, ठीक है। ये 2 बार क्यों लिखा है? अच्छा, in a test tube, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में और यहाँ पर ओपन चाइना डिश में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पतली सी टेस्ट ट्यूब होगी, यहाँ पर एक चाइना डिश है, ठीक है। टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड, ठीक है। तो चाइना डिश पे लेना है, बट ये मुझे कबर्ड के अंदर बंद कर देनी है और ये मुझे कहाँ? विंडो के पास रखनी थी ना, ये विंडो के पास रखनी थी और ये भी आई थिंक विंडो के पास ही, ठीक है, या फिर एक फैन के पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सारी चीज़ें 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हो रही हैं। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन दी अबव केसेस। इवेपोरेशन क्या होता है? आपको पता है, जब जो लिक्विड स्टेट है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ही चेंज हो जाती है वेपर स्टेट में, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। रेनी डे पे चीज़ें अलग होंगी, क्योंकि आपको पता है रेनी डे में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind, यानी कि velocity या फिर speed on evaporation। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर मैं स्पीड की बात करूँ, विंडो या फैन के पास स्पीड ज़्यादा रहती है, क्योंकि विंडो में हवा चल रही है और फैन में भी हवा चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगी, तो इन दोनों में इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि जब भी स्पीड बढ़ती है, ठीक है, ये स्पीड है, एस डिनोट स्पीड, तो हमारे पास जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो विच मीन्स यहाँ पर वो इवेपोरेट नहीं हुआ होगा, जबकि यहाँ पर जो पानी है वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो चुका होगा। तो समझ में आ गया डिफरेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है? कम है, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। सरफेस एरिया जब बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एज कंपेयर टू दिस इवेपोरेशन का रेट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पर कम है, जबकि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो गया होगा।
अच्छा, ये अगर आपको याद करना है तो घर के एग्जाम्पल से हम कर सकते हैं। जैसे कपड़े अगर मैं सिकुड़ के डाल दूं, ठीक है, ऐसे, तो उनमें ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा उनको सूखने में। जबकि मैं ऐसे खोल के डाल दूं बहुत अच्छे तरीके से तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैंने खोल के डाला है सरफेस एरिया बढ़ गया, जबकि अगर मैं सिकुड़ के डालूंगी सरफेस एरिया कम होगा। तो यहाँ पर जल्दी कपड़े सूखेंगे क्योंकि रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा है, यहाँ कपड़े टाइम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो कम होगा। ठीक है, चलो फिर लास्ट अब हमारे पास यहाँ पर बचा है टेम्परेचर। तो आपको पता है टेम्परेचर हमारे पास जैसे जैसे बढ़ता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी हमारे पास इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा सो एवापोरेशन का रेट भी यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो बस आई होप यार ये एक्टिविटी भी समझ में आ गई। तो बस सारी एक्टिविटीज हमारे पास खत्म हो चुकी हैं। आई होप ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटीज़ थी और इन एक्टिविटीज़ को हम अपने डेली लाइफ से बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हैं। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अगर क्लियर हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग।